नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। तो पूरे देश को अब बजट का इंतजार है। कल रेल बजट है और 2 दिन के बाद आम बजट। मोदी सरकार के पिटारे से जनता के लिए क्या निकलेगा, यह देखना अहम होगा। लेकिन इसके पहले दिल्ली की केजरीवाल सरकार का पिटारा खुल चुका है। अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए आज आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान कर दिया कि 400 यूनिट तक दिल्ली वालों को बिजली आधे दाम पर, जबकि 20,000 लीटर तक पानी मुफ्त मिलेगा। जाहिर तौर पर महंगाई से त्रस्त आम लोगों के लिए केजरीवाल सरकार का यह ऐलान किसी बड़ी राहत से कम नहीं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि अपने वादों को अमली जामा पहनाने के लिए केजरीवाल सरकार जिस सब्सिडी के फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रही है, वो पैसा भी जनता का ही है। ऐसे में आज दिल्ली सरकार के इस कदम का हम हर पहलू से विश्लेषण करेंगे। आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनावी वादे पूरे करने में मोदी से आगे निकल गए केजरीवाल? 14 दिन में केजरीवाल सरकार के बिजली पानी सस्ता कर देने से क्या मोदी पर दबाव बढ़ेगा? और सवाल तो यह भी है कि आखिर क्या मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से ही देश का विकास हो पाएगा? इस मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं एक, और आप भी ट्विटर के जरिए इस चर्चा से जुड़िए। हैशटैग के साथ बिजली हाफ पानी माफ लिखकर अपनी राय हमें भेजें। आम आदमी पार्टी की सरकार के बारे में यही कहते हैं कि ये सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है, और जो पहले भी कहा वो करके दिखाया। आज फिर हम जो कहा है वो करके दिखाने के ऐलान कर रहे हैं। आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने चुनावी वादों को पूरा करने का ऐलान करते हुए बिजली आधी कर दी और दिल्ली वालों के लिए 20,000 लीटर पानी फ्री कर दिया। आज दिल्ली सरकार ने फिर से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले बिजली के परिवारों को, दिल्ली के परिवारों को आधे दाम पर बिजली देने का फैसला किया है। जो परिवार 400 यूनिट से कम बिजली खर्च कर रहे हैं उनको 1 मार्च से इसका फायदा मिलने लगेगा। 400 यूनिट से जो ऊपर खर्च करेंगे, यानी कि जो 400 हैं, उनको पूरा बिल देना पड़ेगा। इसमें दिल्ली में 20,000 लीटर तक जो परिवार पानी इस्तेमाल करते हैं, 20,000 लीटर तक का जो पानी इस्तेमाल करने वाले परिवार हैं, उनके पानी और सीवर के चार्जेस सरकार माफ करने का ऐलान कर रही है। आम आदमी पार्टी ने बिजली पानी को सस्ता कर दिल्ली वालों को वो सौगात दे दी जिसकी बदौलत वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज हुई है। केजरीवाल सरकार ने 400 यूनिट तक बिजली बिल को आधा कर दिया, लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा की बिजली पर कोई छूट नहीं दी। साथ ही साथ ये भी बता दिया गया कि बिजली की नई दरें 1 मार्च से लागू की जाएंगी। इसके साथ ही केजरीवाल सरकार ने पानी और सीवर के बिलों को माफ कर दिया। महज 2 हफ्ते के अंदर केजरीवाल सरकार ने बिजली पानी को सस्ता तो कर दिया, लेकिन केजरीवाल सरकार के लिए बिजली पानी की चुनौती से निपटना इतना आसान नहीं है, क्योंकि बिजली कंपनियां पहले से ही दिल्ली में सस्ती बिजली बेचने का रोना रो रही हैं। ऐसे में सवाल तो ये भी है कि केजरीवाल दिल्ली में सस्ती दरों पर बिजली कब तक दे पाएंगे। 1 महीने के लिए इस फाइनेंशियल ईयर में, करंट फाइनेंशियल ईयर में, इसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। 20 करोड़ रुपए। हाँ, 1 मार्च से फैसला लागू होगा और इसके लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इसके बाद भी ये जारी रहेगी। बेशक केजरीवाल ने महज 14 दिनों के अंदर ही चुनावी वादों की पहली किस्त पेश कर दी, लेकिन विरोधियों को ये दाव हजम नहीं हो रहा है। ये जो सब्सिडी का जनता का पैसा है वो डिस्कॉम को जा रहा है। डिस्कॉम के बारे में सवाल निशान है, उसके बारे में प्रश्न है। जो दिल्ली के हजारों लाखों किराएदार हैं जो बहुत थोड़ा कमाते हैं, जिनसे मकान मालिक बिजली का पैसा लेता है, पानी का पैसा लेता है, उनके लिए क्या जवाब है? उनको किस तरह से राहत मिलेगी? जिनके पास पानी के मीटर नहीं है उनको राहत कैसे मिलेगी? जिनके पास पानी पहुंचता नहीं उनको राहत कैसे, फ्री पानी मिलेगा? जो गरीब बस्तियां हैं उनको पानी कैसे मिलेगा? इसके बारे में सवाल दिल्ली की सरकार को देना होगा। सवाल सिर्फ दिल्ली का नहीं है, सवाल पूरे देश का है। सवाल तो ये है कि सरकार पर बोझ बढ़ाकर मुफ्त की रेवड़ियां बांटने से क्या देश का विकास होगा? इस सवाल का जवाब भले ही ना मिले, लेकिन सच तो ये है कि चुनावी वादों की पहली किस्त को पूरा करके केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर दबाव बना दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या चुनावी वादे पूरे करने में मोदी से आगे निकल गए हैं केजरीवाल? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24।
तो चलिए तमाम सवालों पर चर्चा की अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मेरे साथ जो मेरे मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे मैं आपका तारुफ करवा दूं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रागिनी नायक कांग्रेस की वरिष्ठ नेता भी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं और राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के युवा चेहरा हैं, तेज तर्रार प्रवक्ता हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। कुछ ही देर में नीलाम मिश्रा मेरे साथ जुड़ेंगे, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। लेकिन पहला सवाल राघव आपसे ही है मेरा, चूंकि आज केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से तमाम ऐलान किया है बिजली और पानी को लेकर, उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि इतने कम वक्त में जो वादा आप लोगों ने किया था उसको निभाते नजर आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल है, सवाल यह है कि ये फ्री का जो फॉर्मूला है उसके जरिए आप दिल्ली का विकास क्यों और कैसे करना चाहते हैं? इससे तो यह लगता है कि दिल्ली से ज्यादा, दिल्ली के विकास से ज्यादा आपकी चिंता अपने वोट बैंक की है। देखिए अखिलेश जी, दिल्ली की जनता को एक सही दाम पर बिजली मिले और लाइफलाइन वाटर मिले, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स भी कहते हैं, वो मेरा ऐसा मानना है कि ये राज्य की और राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेदारी है। जहां तक आपने फ्रीबीज की बात करी और ये मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की बात करी, मैं आपको बता दूं कि ये एक टेम्पररी शॉर्ट टर्म सब्सिडी मेजर है। हमने ये नहीं कहा है कि हम सदैव सब्सिडी के मॉडल पे चलेंगे, परंतु हमने ऑडिट इंस्टॉल करा है, सीएजी का मीटरिंग ऑडिट करा है। ऑडिट को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है राघव, कैसे हर घर तक? राघव आप तो खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, ऑडिट को लेकर कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई मियाद नहीं है। अखिलेश आप सुन लीजिए, मैं आपको 3-4 बिंदु बता देता हूं और आपके दर्शकों को भी, जिनको इससे काफी सुविधा पहुंचेगी जो मैं बात कहने वाला हूं। देखिए, डीईआरसी का 2012 में ऑडिट हुआ, उसमें पता लगा कि जो बिजली कंपनियों ने खाते दिखाए थे जिसमें उन्होंने 780 करोड़ का नुकसान दिखाया था, वो असली में 3600 करोड़ का फायदा था। जिस प्रकार से ये खर्चे बढ़ाकर और रेवेन्यूज कम कर कर दिखाते हैं, जीरो बिलिंग करते हैं, महंगी बिजली खरीदते हैं और किस प्रकार से गोल्ड प्लेटिंग ऑफ इनवॉइसेस होता है, सब जानते हैं। हमने सीएजी का ऑडिट 49 दिन में शुरू करा। जब हमारी 9 महीने सरकार नहीं थी तो उस ऑडिट को राघव मुझे आपको डाल दिया गया। पड़ेगा माफी के साथ, आपकी आवाज में थोड़ी दिक्कत आ रही है। एक हफ्ता पहले की टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है। राघव मैं आऊंगा, आपकी आवाज हम ठीक कर लें, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा कनेक्ट करूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। लेकिन इस बीच में संबित पात्रा जी से जरा एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। संबित पात्रा जी, क्या आप लोगों को इस बात का एहसास है कि वादा पूरे करने की अगर बात की जाए तो केजरीवाल आप लोगों से बहुत आगे बढ़ते दिख रहे हैं मोदी साहब से? देखिए अखिलेश, मुझे लगता है कि आज अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ ऐलान किए हैं। उनका पहला कैबिनेट बैठक था, उसके पश्चात जो भी विषय सामने आया है, क्रिटिसिज्म के बदले हम कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें तो वो बेहतर रहेगा। उन्होंने 50% बिजली के दाम तथाकथित रूप से कम किए हैं, पानी मुफ्त देने की बात की है। मुझे लगता है ये सब का आंकलन लॉन्ग टर्म में हो तो अच्छा होगा। बहुत बड़ा हित कभी इतनी जल्दी नहीं होता है। नहीं, इसलिए पेशेंस पात्रा जी, आप ऐसा इसलिए तो नहीं कह रहे हैं क्योंकि आप अब तक कुछ नहीं कर पाए हैं। 9 महीने हो गए आप लोगों की सरकार को यहां दिल्ली में, तो इसलिए अब लॉन्ग टर्म में आप इंतजार कर रहे हैं। दो चीजें हैं। पहली बात है, मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं क्योंकि पहली बात है कि आम आदमी पार्टी को एक बहुत बड़ा मैंडेट दिल्ली में मिला है। ऐसे में मैं अटैकिंग मोड में आकर इनके ऊपर आनन फानन प्रश्न करूं, ये जनता को पसंद नहीं आएगा और ये राजनीति का तरीका भी नहीं होना चाहिए। मैं वो गलती कदाचित नहीं करना चाहूंगा जो गलती कांग्रेस करती आई है, क्योंकि विनम्रता के साथ इंतजार करना ये उचित होगा। दूसरा महत्वपूर्ण विषय है कि आप देखिए, हमने नहीं किया ये कहना उचित नहीं है। आपने क्या किया, चलिए यही बताइए। टाइम्स ऑफ इंडिया के डॉक्टर संबित पात्रा जी, मुझे चलिए आप बताइए 5 बड़े काम फरवरी 2, उसके बाद मैं भी गिनवाऊंगा क्या आपने नहीं किया, जो वादे आपने किए थे। फरवरी 2, 2015 का टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़िए, जिसका अभी सर आप बता दें, आप तो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, हमको अखबार क्यों पढ़े? 7,000। हाँ, आप बताने देंगे पूरा तो मैं बता दूंगा, मगर आप अगर लगता है कि आप ही बता देंगे तो आप बता दीजिए, मैं वेट कर लेता हूं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप बोलिए फिर मैं बताऊंगा। आप बोलिए पहले, आप लोगों ने क्या किया? 5 बड़े काम जो जनता से जुड़े हुए हैं और उसको वाकई आप कर पाए हैं, जमीन पर उतार पाए हैं। हाँ, आपको याद होगा 31 मई 2 साल पहले एक बहुत बड़ा तूफान आया था, जिसके कारण से दिल्ली की ट्रांसमिशन बिल्कुल ठप हो गई थी। एक बहुत बड़े जांच से मालूम पड़ा कि जो दिल्ली की ट्रांसमिशन की लाइन है वो बिल्कुल बिछी नहीं हुई है, उचित तरीके से यहाँ बिजली ट्रांसमिशन नहीं हो सकता है। केंद्र सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए इस ट्रांसमिशन लाइन को सुधारने के लिए पीयूष गोयल जी ने दिया है, और आप देखिए कि ट्रांसमिशन लाइन्स पे बहुत
मुस्तैदी से काम भी केंद्र सरकार कर रही है। मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म मेजर है। बहुत शॉर्ट टर्म में हम इस जेब से पैसे निकाल के उस जेब में दे दे, ये कोई भी हम भी कर सकते हैं। मैं बिना क्रिटिसाइज करते हुए कहना चाहता हूं कि इंतजार करिए, लॉन्ग टर्म प्रोसेसेस। मैं तो बात संबित पात्रा जी दूसरी बात कह रहा था। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चुनावी वादे आप लोगों ने किए, स्लिंगिंग करे, ये डॉक्टर संबित पात्रा, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो चुनावी वादे आप लोगों ने किए थे उनमें से किसको आपने निभाया है अब तक, ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। तमाम चीजें हैं, ब्लैक मनी का मसला सबसे ज्यादा लोग जिसको लेकर आप लोगों को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना हो रही है कि उसको आपने जुमला बना दिया, 15 लाख रुपए मिलने वाली जो बात थी। इसके अलावा मैं एक आपको आपके सामने आंकड़ा रख रहा हूं, किसानों का जो एमएसपी है वो 50% उसके इजाफे की बात आप लोगों ने कही थी। यहां किसान जो भूमि अधिग्रहण बिल है उसके जरिए जो एक माहौल बन रहा है, लग रहा है कि आप लोग किसान विरोधी हैं। किया क्या आपने, जरा मुझे ये तो बता दीजिए। इन्होंने, चलिए आम आदमी पार्टी ने सरकार में आते ही कुछ चुनावी वादे जो बिजली पानी को लेकर इन्होंने किए थे वो कर दिए, करके इन्होंने दिखाया, चाहे जैसे भी किया। आप अगर आंख बंद करके जानना नहीं चाहेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं हमने क्या किया। कोल ब्लॉक आवंटन के मामले में आपने देखा था किस प्रकार सीएजी ने कहा था 1,86,000 करोड़ का नुकसान हुआ है हिंदुस्तान को। कांग्रेस के कपिल सिब्बल जी ने इस प्रकार हाथ करते हुए कहा था जीरो लॉस, जीरो लॉस, जीरो लॉस। आपने देखा किस प्रकार से हमने तब भी आंदोलन किया था और अब हमने किस प्रकार से ई ऑक्शन करके जो अनुमानित अंदाज के अनुसार पे जो अनुमानित पैसे आ रहे हैं हिंदुस्तान को, 7 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए यह देश कमाने वाला है। क्या यह काला धन देश में वापस नहीं आया? जो काला धन कांग्रेस ने देश से बाहर जाना अलाउ किया था कोल ब्लॉक ऑक्शन के माध्यम से, क्या ये हिंदुस्तान में वापस नहीं आया? सीएजी तो केवल 1.86 लाख करोड़ बोल रही थी, 7 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए। आप बताइए किसानों वाला बता दीजिए। और अखिलेश जी एक सेकेंड, अखिलेश जी आपने मुझसे पूछा है, मैं एक जवाब दे दूं। अखिलेश जी, पैनल में जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं, एक नए पैसे का घोटाला दिखा दीजिए इस सरकार का। पिछली सरकार करोड़ों खरबों रुपए रोज लूट रही थी, एक नए पैसे का घपला दिखा दीजिए किसी मंत्री ने। सर अभी तो 9 ही महीने हुए हैं, अभी तो 9 महीने हुए हैं संबित पात्रा जी, अभी तो आप काम बहुत सारे करेंगे तब पता चलेगा क्या हुआ नहीं हुआ। रागनी नायक कुछ कहना चाह रही बहुत देर से, रागनी बोलने का मौका दीजिए अभी तक। अच्छा, अभी 9 महीने हो गए तो करप्शन का विषय इंपॉर्टेंट नहीं है। 9 इम्पोर्टेंट है, सूरज चांद ले आओ, वो बहुत महत्वपूर्ण था। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपने मेरा जवाब दिया नहीं। किसानों वाला जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, किसानों का एमएसपी 50% उसमें इजाफा करने की बात आप लोगों ने कही थी, क्या हुआ? मैं किसानों वाला भी जवाब देता हूं। मैं रागनी के पास जाऊंगा, बारे में जवाब दे दूंगा, आप समय दीजिए। अखिलेश जी, हाँ। अरे पूरे सेगमेंट में आप ही जवाब दीजिए। भूमि अधिग्रहण के मसले में देखिए इन्होंने करप्शन नहीं, आप पहले रागिनी जी से पूछ लीजिए वो। अच्छा चलिए रागिनी बोल लीजिए, उसके बाद आता हूं संबित पात्रा जी। रागिनी आप ही बोल लीजिए। हाँ बोलिए। देखिए करप्शन की अगर बात हो तो दिल्ली पर ही आ जाएं। अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित यहाँ की एमसीडी अब मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट कहला रही है। 8 साल से इन्हीं की सत्ता है, उसमें इन्हीं का राज है। इनसे पूछिए वहां से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए इन्होंने क्या किया, पहली बात। दूसरे भ्रष्टाचार की बात बता देती हूँ, 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला बताया जा रहा है। ये जो जासूसी कांड हमारे सामने आया, आपके चैनल पर भी इस पर मैंने चर्चा की थी, वो किसकी नाक के नीचे हो रहा है, किसकी जिम्मेदारी है ये? क्या भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? इन्होंने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। अब तत्कालीन मुद्दे पर आते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि संबित पात्रा जी जिसे गलती बता रहे हैं उसको रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के रूप में देखा जाना चाहिए, नेकी और बूझ-बूझ नहीं होनी चाहिए। दिक्कत ये है रागनी, जब आप इतनी बातें हो रहा है रागनी नायक जी, जब इतनी बातें आप कह रही है ना, और आपने बड़ी अच्छी बात कही रागनी जी, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका की बात कर रही है। मेरा सवाल आपसे यह है कि सबसे ज्यादा जिस बात को लेकर आज चर्चा हुई वो ये हो रही है, और आपके खेमे में भी हो रही है, कि आपके पार्टी के नेता कहां हैं, राहुल गांधी कहां हैं? आप कौन से विपक्ष की भूमिका आप लोग निभा रही हैं? जंतर मंतर पर उन्हें भी धरने पर बैठना था किसान के मसले को लेकर। एक मिनट आज नहीं, अगर आप राहुल गांधी जी पर चर्चा करना चाहते हैं तो मुझे फिर आप 1.5 मिनट दीजिएगा, पहले इसका जवाब दूंगी, फिर जो पहले चर्चा चल रही है उसका। नहीं, मैंने आपसे ये कहा, आपने चूंकि रचनात्मक विपक्ष की बात कही, तब मैंने कहा कि विपक्ष के लिए जरूरी है कि आपका नेता भी नजर आए। आप सुन लीजिए, बिल्कुल मैं जवाब दे रही हूँ। किसानों की जमीन उनको सही मुआवजे के साथ सोशल इम्पैक्ट का आकलन करते हुए सहमति बनाकर मिले, इसकी पटकथा की शुरुआत राहुल गांधी जी ने की। कोई इस बात को नकारेगा नहीं। पटकथा की शुरुआत उन्होंने की, उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, भट्टा परसौल वो पहुंचे थे, उसके बाद क्या हुआ ये भी तो बताइए।
अभी जब सबसे ज्यादा जरूरत है, रागिनी जी, भूमि अधिग्रहण बिल का जो मौजूदा प्रारूप है, जो बीजेपी सरकार लेकर आई है, एक मिनट रागिनी, उसको बताया जा रहा है कि किसान विरोधी है। एक लिहाज से सबसे ज्यादा तो राहुल गांधी की अभी जरूरत थी ना। हाँ, तो आज तो सारे नेता कांग्रेस पार्टी के एकजुट थे। अगर आज आप ये देखिए, अंग्रेजी में कहावत है, डूम्ड इफ वी डू, डूम्ड इफ वी नॉट। अभी तक आप कहते थे मनन चिंतन नहीं हो रहा है, अब राहुल गांधी जी के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी अकेले में मनन चिंतन करके क्या कर लेंगे रागिनी? चाहिए क्या भविष्य होना चाहिए? अगर वो सोचना चाहते हैं तो आप समय नहीं देना चाहते। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो आप लोगों ने एकांतवास में भेज दिया है राहुल गांधी को कि वो चिंतन मनन करे। राघव चड्ढा कुछ कहना चाह रहे थे, आता हूँ रागिनी आपके पास। राघव 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट अखिलेश जी। अखिलेश जी, मैडम छोटे में करता हूँ कि अब तक अब मेरी रागिनी जी 20 सेकंड में खत्म कीजिए। रागिनी जी छोटी प्लीज। सी, बिल्कुल छोटे से, बिल्कुल छोटे से। देखिए, आज जिस तरीके से उद्घोषणाएं हुई हैं, मुझे वाईफाई का प्रकरण याद आया। जब बड़े होर्डिंग लगे थे तब नीचे कैप्शन नहीं दिया था कंडीशंस अप्लाई। इसी तरीके से मैनिफेस्टो में आम आदमी पार्टी ने लिखा कि हम सभी को 50% बिजली का मूल्य कम करके देंगे जी। आज उस पर कैप लगता है 400 यूनिट का। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है रागिनी। मैं ये सवाल पूछ लेता हूँ, आपने एक अहम बात कही है। राघव चड्ढा जी, एक मिनट, ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। रागिनी आपकी बात समझ गया। राघव से मेरा सवाल है, राघव देखिए, एक बात कही जा रही है कि आप लोगों ने बड़ी चालाकी से ये फॉर्मूला पेश किया है। 400 यूनिट तक तो आप आधी कीमत पर दे रहे हैं बिजली के जो बिल आएंगे, लेकिन जैसे ही 401 होगा तो 0 से लेकर, यानी 1 से लेकर 401 यूनिट तक वो पूरा बिल देना पड़ेगा। ये क्यों आखिर? इसके पीछे क्या कोई किसी तरह से कोई स्लैब वगैरह भी तो लेकर आ सकते थे आप? अब थोड़ा समय दीजिएगा अखिलेश जी, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। अब थोड़ा समय दीजिएगा, काफी सारी बातें समेट कर उसका जवाब देना है। जहां तक आपने बिजली के 400 यूनिट तक की बात करी, हमारा वादा यह है कि बिजली का जो आपका मासिक खर्चा है उसको हम 50% से कम करेंगे। हमने कोई टाइमलाइन ये नहीं कहा कि 1 हफ्ते में करेंगे, कि 6 महीने में करेंगे, कि 2 महीने में करेंगे, कि एक दिन में करेंगे। परंतु जब सीएजी ऑडिट होगा, मीटरिंग ऑडिट होगा, परफॉर्मेंस ऑडिट होगा, सस्ती बिजली खरीदी जाएगी। दिल्ली में 7.5 रुपए पे खरीदी जाती है, उत्तर प्रदेश 4 रुपए पे खरीद रहा है। तमाम तरीके की चीजें सामने आएंगी, उन पे विचार होगा। अपने आप हर घर का मासिक खर्चा 50% से कम होगा। नहीं, हर घर मत कहिए। देखिए राघव, राज्य सरकार, राघव आप हर घर मत कहिए। WHO सुन लीजिए, मेरी बात रोकिए राघव, आप रोकिए मत, आप सुन लीजिए। 1 मिनट अखिलेश जी, आपको पूरा सुनना पड़ेगा, आपको पूरा सुनना पड़ेगा। कोई मजबूरी नहीं है कि मैं आपको पूरा सुनूं। राघव मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको क्या कह रहा हूं। जो बात आप कह रहे हैं, अगर सर फैक्चुअल एरर है तो सुन तो लीजिए सर, सुन तो लीजिए। आम आदमी पार्टी की दिल्ली में अब सरकार है, थोड़ा सुना कीजिए, उसके बाद जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह है कि अगर मैं गर्मियों की बात करूं, कुछ ही दिन में गर्मी बढ़ जाएगी, आप अगर एक घर में पूरा करना देंगे तो आपको जवाब दीजिए। राघव चड्ढा, मेरा सवाल तो सुन लीजिए। अगर किसी एक घर में एक भी एसी लगा हुआ है, 400 यूनिट से कम तो बिजली का बिल, 400 यूनिट से कम तो खर्च होना ही नहीं है। ऐसी स्थिति में उसके लिए फिर कोई फायदा नहीं आपकी इन योजनाओं का। अब सुन ली, मैं वही तो कह रहा हूं अखिलेश जी, आप मेरा पूरा जवाब सुनेंगे तो शायद आप ये सवाल ही ना पूछते। अब मैं ये कह रहा था कि हमने कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मासिक खर्चा बिजली का 50% से कम हो जाएगा। परंतु राज्य सरकार ने यह समझा कि इस समय गरीब आदमी को, जिस आदमी की कंजम्पशन 400 यूनिट तक है, जिस आदमी की पानी की कंजम्पशन 700 लीटर प्रतिदिन प्रति परिवार के हिसाब से है, उसको राहत देना अनिवार्य है। इस समय उसके सर पे बिजली और पानी का बहुत बोझ है। मैं आपको अगर देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार में लोगों को बिजली और पानी के खर्चे आपको बताऊं तो आपका दिल दहल जाएगा कि किस प्रकार से गरीब आदमी महीने का 15-15 हजार रुपए केवल बिजली और पानी पे खर्च रहा है। और इसीलिए जो काम आपने किया, एक वर्ग को शॉर्ट टर्म सब्सिडी, सुन लीजिए, एक वर्ग को शॉर्ट टर्म सब्सिडी देना अनिवार्य है, एक वर्ग को शॉर्ट टर्म रिलीफ देना अनिवार्य है। इसलिए एक वर्ग को शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रहे हैं। परंतु मेरे साथ नीलाम मिश्रा यहाँ पर जुड़ चुके हैं, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नीलाम मिश्रा जी, एक मिनट में आता हूँ। नीलाम जी को जरा सुन लेते हैं, ये किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, एक विश्लेषक है। 1 मिनट राघव सुन लीजिए। नीलाम जी, मेरा सवाल है, आज जो कदम दिल्ली की सरकार ने उठाया है, क्या उसके बाद ये हम कह सकते हैं कि चुनावी वादे पूरे करने में फिलहाल मोदी से आगे दिख रहे हैं अरविंद केजरीवाल? यह तो हम कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रथम चरण है इनके वायदे का वह उन्होंने आज किया जी। और वैसे यह अपेक्षित था, क्योंकि पिछली बार भी जब ये 2.5 महीने 2 महीने जो जितने दिन सरकार में थे, वो उस दौरान भी उन्होंने ये कदम उठाए थे। तो एक वादा की दिशा में एक कदम उन्होंने उठाया। ठीक है, भविष्य में जो विस्तृत योजना है उनकी, वो कहाँ तक होगा और क्या आधा खर्च होगा या नहीं होगा, क्योंकि आगे कई तरह के इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी होंगे, वो सब इफ्स एंड बट्स वो अर्थव्यवस्था के भी बहुत हैं और उसमें बहुत
और होमवर्क की जरूरत है मेरे ख्याल से। लेकिन हाँ, आज की तारीख में उन्होंने अपनी एक इच्छा का संकेत दिया है और वह इच्छा उसकी तारीफ की जानी चाहिए। एक इच्छा शक्ति का संकेत दिया है जो कि सामान्यतया अन्य जगह नहीं मिला है। आगे कैसे ये पैन आउट करता है, क्या ये कदम वापस खींचते हैं या चलते रहते हैं इस राह पे, वो सारी चीजें देखनी होंगी और उसके बजट में उसको कैसे एडजस्ट करते हैं वह भी देखना होगा। लेकिन फिलहाल अभी हम आगे का निर्णय मुलतवी रखते हुए। ठीक है संबित पात्रा जी, ऐसा क्यों है कि जो काम अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है 2 हफ्ते में करके दिखा रही है। आता हूं राघव, 1 मिनट, मुझे संबित पात्रा सवाल पूछने दीजिए। आप लोगों को 9 महीने हो गए, ऐसा कोई काम जो ऐसा लगे जिससे कि आपने गरीबों के लिए कुछ कर दिया, उसमें हर चीज जुड़ी हुई है उससे, चाहे महंगाई हो या तमाम चीजें हो। नंबर वन, सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर ही जो ग्रोथ रेट 4.5 पे 2 वर्षों से चल रही थी, वो ग्रोथ रेट 5.7 पे आ गई। क्या ये हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा विषय नहीं है? हम तो चलिए एक सेकंड, एक राज्य के बिजली के दर को हम डिस्कस कर रहे हैं और मैं बोल रहा हूं हम इंतजार करेंगे, इस पे मैं क्रिटिसाइज भी नहीं करूंगा, क्यों क्रिटिसाइज करूं, मगर आपने मुझसे जो सवाल पूछा है उस पे मैं उत्तर दे रहा हूं। सरकार बनने के महीने भर के अंदर हिंदुस्तान का ग्रोथ रेट 5.7 हो गया। सर, उस ग्रोथ रेट से आम जनता को क्या करना है? अगर मैं बाजार जाता हूं, अपने लिए इतना बड़ा अचीवमेंट है, दाल चावल लाता हूं, चीनी लाता हूं, चाय पत्ती लाता हूं, उसी दर में ला रहा हूं, हो सकता है दरें बढ़ भी गई हो। आप आंकड़ों की बाजीगरी में मत उलझाइए ना डॉक्टर संबित पात्रा, आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आप मैं आंकड़ों की बाजीगरी में नहीं उलझा रहा हूं। मैंने तो आपसे 2-3 चीजें आंकड़ों की बाजीगरी में उलझाने की बात ही नहीं है। सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा देश में हो रही है, किसानों की बात हो रही है। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, उसका जवाब आप नहीं दे पाए अब तक। किसानों का एमएसपी 50% तक इजाफे की बात थी, क्यों नहीं अब तक आप लोगों ने किया? 9 महीने हो गए। जहां तक भूमि अधिग्रहण का विषय है या इन्फ्लेशन का विषय है, डबल डिजिट से इन्फ्लेशन घट के आया है। आप खुद बताइए, जो इन्फ्लेशन रागिनी जी के सरकार के समय था, क्या वही इन्फ्लेशन आज है? बिल्कुल नहीं है। आप पेट्रोल भराते हुए घर जाइए, आप देखिए 11 से 12 बार पेट्रोल के दाम कम किए गए हैं और फिर बढ़ भी गए के रेट, या आप जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बता रहे हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कम हुआ है। ये नहीं है कि केवल पेट्रोल के प्राइस कम हुए हैं, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो भी कम हुआ है। सरकार की छवि ऐसी बन रही है, ये जमीनी हकीकत है जो आंकड़ों का शकल लेते हैं। चलिए एक ब्रेक ले रुकना पड़ेगा रागिनी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है जिसको लेकर तमाम पॉलिटिकल पंडित चर्चा इन दिनों कर रहे हैं। क्या वजह है कि अरविंद केजरीवाल की इमेज प्रो पुअर बन रही है, जबकि नरेंद्र मोदी साहब की बात होती है तो ऐसा लगता है कि वाकई कॉर्पोरेट को लेकर थोड़े ज्यादा मेहरबान है। और खास तौर पर आप देखिए जरा, ये जो भूमि अधिग्रहण कानून है उसको लेकर किस तरह से मौजूदा सरकार। तो सबसे बड़ा सवाल कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या चुनावी वादे पूरा करने के मामले में नरेंद्र मोदी साहब से आगे निकल चुके हैं अरविंद केजरीवाल। आज जिस तरीके से बिजली और पानी को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ऐलान किया है, उससे कई सवाल भी खड़े हुए हैं। राघव चड्ढा, आपसे मैं शुरुआत करना चाहूंगा और जरा मुझे ये बताइए, ये सब्सिडी जो आप इलाज के तौर पर लेकर आए हैं, क्या आपको लगता है कि वाकई ये कोई इलाज है? ये तो जनता का ही पैसा है जिसे घुमा फिराकर आप जनता की जेब में डाल रहे हैं। इस पैसे का कहीं अगर और इस्तेमाल करते विकास के लिए, बुनियादी ढांचे के विकास के लिए, तो क्या वो सही नहीं होता? 3 प्रकार के जवाब देना चाहूंगा, थोड़ा धैर्य से सुनिएगा अखिलेश भाई। देखिए, जहां तक आपने सब्सिडी की बात करी, हम खुद ये कहते हैं हम सब्सिडी रिजीम की हम उनसे सहमत नहीं हैं। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि ये शॉर्ट टर्म लिमिटेड मेजर है, केवल एक खास वर्ग के लिए। जैसे ही बिजली के ऑडिट होगा, मीटर ऑडिट होगा, तमाम तरीके की चीजें का जिनका मैंने आपको अभी बताया वो होगा, हर घर की बिजली पानी के दाम अपने आप घटेंगे, जो मंथली एक्सपेंस है वो अपने आप कम होगा। ये आप सब देखेंगे। कुछ कदम शॉर्ट टर्म होते हैं, कुछ मीडियम टर्म होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म होते हैं। तो शॉर्ट टर्म कदम है वो, उस पर हमने डिलीवरी शुरू कर दी। मीडियम और लॉन्ग टर्म भी आप देखेंगे धीरे धीरे जो कहा वैसा करेंगे। जहां तक अभी मेरे बड़े भाई संबित भाई बात कर रहे थे विकास की दर की, इन्होंने बताया कि मोदी सरकार के बनते ही 1 महीने में विकास की दर कैसे 4 से बढ़कर 5.7% हो गई। तो मैं उनको बता दूं कि जब विकास की दर निकलती है वो पर क्वार्टर निकलती है, यानी हर 90 दिन में निकाली जाती है। इन्होंने शपथ ली मई के आखिरी हफ्ते में, तो अप्रैल और मई का हफ्ता तो कांग्रेस की सरकार थी, आपकी सरकार तो केवल जून के महीने में थी। तो यदि आप विकास की दरों की बात कर रहे हैं तो आपको श्रेय कांग्रेस को देना पड़ेगा। तो आप इस जो भुलेखे में जनता को फंसा रहे हैं कि विकास की दर मोदी सरकार की वजह से बढ़ गई, उस पर जरा थोड़ा विचार करें। दूसरी आपने बात करी महंगाई की। अब महंगाई की बात सुन लीजिए, ये
लोग कहते हैं कि महंगाई का जो ग्रोथ रेट है वो रुक गया है। अब थ्योरेटिकली रुका कि नहीं रुका ये तो संबित भाई जाने, पर हालांकि जमीनी तौर पे ये सच्चाई है कि आज भी आप सब्जी मंडी जाइए, दाल खरीदिए, बिल जो एनुअल एक्सपेंस है, मंथली एक्सपेंस है हर घर का, वो छप्पर फाड़ रहा है, सर से ऊपर निकल चुका है। बात कर रहे हैं ब्रेक के पहले वही सवाल मैं भी आपसे पूछ रहा था। पेट्रोल के दर आंकड़े भले जो आप रखते हैं, लेकिन अगर हम घर की बात करें, ठीक है राघव आपकी बात हो गई। संबित पात्रा जी, किचन का बजट हो वो वहीं पर $40 प्रति बैरल, वहां पर आप सीधे तौर पर कोई फायदा नहीं पहुंचा, प्राइसेस कम नहीं हो रहे हैं। ठीक है राघव हो गया। संबित पात्रा जी, मैं राघव भाई का उत्तर एक एक करके बड़े धैर्य पूर्वक देता हूं। पहला विषय है, राघव भाई ने सही कहा, जो ग्रोथ रेट कैलकुलेट होता है ना वो क्वार्टरली होता है, मगर इसमें महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से सरकार के बनने के एक हफ्ते के अंदर आप ये कह रहे हैं कि अरे वाह मोदी जी से तो आगे निकल गया अरविंद केजरीवाल, ठीक उसी प्रकार और उसी लाइन पे चलते हुए मैं भी वैसे ही उदाहरण दे रहा हूं ताकि मैं भी इस डिबेट ये इसलिए कहा जा रहा है जैसे कि मैं आकलन अभी भी प्रस्तुत किया जा रहा है संबित पात्रा जी, क्योंकि दो ऐसे बड़े काम दिल्ली की केजरीवाल सरकार में समझ रहा है जिस तरह की उम्मीद आप लोगों से भी रही है। अखिलेश जी मैं समझ रहा हूं, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अभी आपको सेटिस्फाई करता हूं। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, मैं बिना क्रिटिसाइज करते हुए एक विषय रखता हूं। आम आदमी पार्टी ने 2-3 चीजें कही थी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कह रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं। नंबर 1 कि डिस्कॉम्स चोर हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि हम पहले ऑडिट कराएंगे और जो फास्ट मीटर्स चल रही हैं बहुत फास्ट, ने 2-3 चीजें कही थी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कह रहा हूं, मैं सुझाव दे रहा हूं। नंबर 1 कि डिस्कॉम्स चोर हैं। नंबर 2 उन्होंने कहा था कि हम पहले ऑडिट कराएंगे और जो फास्ट मीटर्स चल रही हैं बहुत फास्ट, जो सतीश उपाध्याय जी ने लगा दी थी, वो फास्ट मीटर्स को बंद करना है। तो मुझे खुशी तब होती अगर वो जगलरी ऑफ पैसा नहीं करके इस जेब से निकाल के उसमें नहीं रखते, मगर तुरंत कल ही इन डिस्कॉम्स के मालिकों को अरेस्ट कर लेते, उनसे तुरंत घर पे रेड करके उनका पैसा ले आते और उस पैसे को जनता को देते जो कि उन्होंने चोरी की थी। और मुझे खुशी तब होती जब तुरंत कल से ये रेड करके जिनके मीटर तेज चल रहे हैं उन मीटरों को रिप्लेस कर देते और वो पैसा बचता जनता का। तो मुझे लगता कि जनता जो पैसा सोशल वेलफेयर जी ये विकल्प तो आप लोगों के पास भी था ना, या दवाइयों के स्वाइन फ्लू के नजीब जंग साहब के नेतृत्व में वो अच्छा बच जाती है। ये सब काम आप लोग भी कर सकते थे, पता नहीं क्यों नहीं किया आपने। लेकिन रागिनी नायक बहुत देर से आप कुछ कहना चाह रही हैं। नहीं उन्होंने कहा था इसलिए मैं जवाब लेना पड़ेगा। मैं लूंगा, राघव आपके पास आऊंगा, रागिनी भी मेरे साथ है, फिर वो शिकायत करेंगे कि उन्हें मैं वक्त नहीं दे रहा हूं। वैसे ही उनके नेता फिलहाल दिल्ली में नहीं है, इसलिए सवाल कई उनसे हो रहे हैं। हाँ रागिनी बोलिए। मैं बस देखिए समय की मांग तो मैं आपसे करूंगी। अब भाई बहुत संबित जी हमेशा बात को घुमा फिरा कर सामने रखते हैं। यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो औसत ग्रोथ रेट थी वो 7.7 थी, आप उसे अभी तो छू भी नहीं पाए हैं और लगता नहीं निकटतम भविष्य में आप वहां तक पहुंच पाएंगे। पहली बात, पेट्रोल की और डीजल की कीमत तमाम दुनिया में कम होती रही, आपने 2 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई, दिल्ली का चुनाव खत्म होते ही फिर पेट्रोल और डीजल का दाम दिल्ली में आपने बढ़ा दिया। आप बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन की दर की घटने की, और हम ये भी देख रहे हैं कि रुपए का मूल्य किस तरीके से लगातार गिरता जा रहा है। तो हम इन विवादों पर भी बात कर सकते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने पिछले 9 महीने में अपनी इमेज जो कॉर्पोरेट फ्रेंडली बनाई, अखिलेश जी जो कह रहे थे, उसका सीधा सीधा कारण यह है कि आप 1 रुपया पर स्क्वायर मीटर के दाम पर अडानी को जमीन दे रहे हैं, आप 6,500 करोड़ का लोन दे रहे हैं, आप गरीब किसानों की जमीन जबरिया छीनना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि ना उसके सोशल इंपैक्ट का आकलन हो, ना उन्हें ठीक से मुआवजा मिले और ना ही उनकी सहमति बने। तो ऐसे में तो ये कहा ही जाएगा कि आप कॉर्पोरेट जगत की जेबें भरने के लिए आप व्यावहारिकता और अव्यावहारिकता की परिभाषाओं को निर्धारित। ऐसे में संबित पात्रा जी आपको ये चाहिए था, राघव मैं आपके पास आता हूं, लेकिन रागिनी ने जो बातें कही है संबित पात्रा जी, आपको ऐसे में चाहिए था कि फौरन 10-20 सेकंड के अंदर 3-4 आप ऐसे उदाहरण दे देते, न्यूज 24 के माध्यम से लोगों तक पहुंचा देते, जिससे लोग कहते नहीं गरीब के लिए वाकई ये काम किया गया है। मैं बता रहा हूं ना रागिनी जी को, कॉर्पोरेट घराने के लिए हमारे ऊपर उंगली उठा रही है, तो अपनी छत नीलाम होने से बचाने के लिए सुन लीजिए, शांत हो जाइए, सुन तो लीजिए, ये काम कर दिया गरीबों के लिए। पूरा बोल ले रहा। नहीं बोलिए संबित पात्रा जी बोलिए। हाँ मैं देखिए वही दोहराऊंगा
7 लाख से 15 लाख करोड़ रुपए ये पैसे जो आए कोल ऑक्शन से किसके लिए आए? गरीबों के लिए आए। किसके जेब काट के? उन कॉर्पोरेट्स के जेब काट के जिन कॉर्पोरेट्स को रागिनी जी की पार्टी ने मालामाल कर दिया था, जिन खरबपति पार्टियों को, जिन बड़े बड़े घरानों को रागिनी जी की पार्टी ने बोरे भर भर के पैसे दिए थे, उनसे पैसे लेकर हमने गरीब कर दिया है। 7 लाख से 15 लाख। रागिनी मुझे सवाल पूछ लेने दीजिए। 15 लाख रुपया तो आया नहीं रागिनी जी, देखिए रागिनी जी, हम तो कांग्रेस के बारे में डिस्कशन भी नहीं करना चाहते हैं। मैं कांग्रेस को ऑपोजिशन के रूप में देख भी नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कांग्रेस को अभी राहुल जी की ज्यादा चिंता करनी चाहिए और मुझे जवाब देना चाहिए सिर्फ। इसलिए आप मत करिए डिस्कशन। नहीं, आप अपनी अहंकार की चिंता करें रागिनी जी। जब भी आप डिबेट में बैठे एक आईना लेके खुद को बीच बीच में देख लिया करें। मैं तो समझ रहा हूँ कि मैं क्रिटिसाइज तो कर ही रहा हूँ। पटेल साहब ने बड़ा बयान दिया है। आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, पहले आप अपना आईना लेके देखें, बाद में चिंता हमारी करिए। आज अहमद पटेल साहब ने बड़ा बयान दिया है कि कहा तो आप कांग्रेस मुक्त भारत की कल्पना कर रहे थे और किसान मुक्त करने लगे भारत आप ही देखते रहिए। अहमद पटेल ने आज बयान दिया संबित पात्रा जी की, कहा तो आप किसान कांग्रेस मुक्त मुक्त नहीं भारत कर की रहे हैं। परिकल्पना कर रहे थे और किसान मुक्त करने लगे भारत को। आप देखिए, कांग्रेस जिस प्रकार से काम कर रही थी, आज खुद राहुल गांधी छोड़ के कांग्रेस चले गए। आप बताइए, कांग्रेस अगर इतना अच्छा काम किसानों के लिए छोड़कर नहीं गया संबित पात्रा, तो क्या किसानों ने कांग्रेस का साथ छोड़ना था? और क्या राहुल जी ने कांग्रेस का साथ छोड़ना था? अब आज कांग्रेस इंटीग्रेट हो रही है। और जहां तक लैंड एक्विजिशन बिल का सवाल है, आप मुझसे लैंड एक्विजिशन के बारे में पॉइंट वाइज पूछ लीजिए, मैं पॉइंट वाइज जवाब दूंगा अखिलेश जी। आप मुझसे एक एक पॉइंट पूछिए, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। नेता के बारे में ना करें। चलिए एक मिनट, नीला मिश्रा जी से मेरा सवाल है। नीला मिश्रा जी, नहीं वो छोड़ दीजिए ना, मैं तो राहुल गांधी के बारे में डिस्कशन तक नहीं करना चाहता। देखिए, नॉन में से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो मौजूदा परिस्थिति है, आप मुझे एक एक पॉइंट पूछिए लैंड एक्विजिशन के बारे में, मैं एक एक पॉइंट का जवाब दूंगा। उस पर हम बात कर चुके हैं सर, और उस पर कई ऐसे पॉइंट है जिस पर आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। नहीं दे पाएंगे, मैं फिर पूछूंगा तो, लेकिन हम विषयांतर हो जाएंगे। आज का जो कदम है दिल्ली में आप सरकार का, उस पर हम बात कर रहे हैं। अखिलेश जी, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मैं आज आपके इस डिबेट में चैलेंज करता हूँ कि आप मुझे वो पॉइंट पूछिए लैंड एक्विजिशन के बारे में जिसमें आपको कंफ्यूजन है। मैं अभी आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। मैं बैठा हूँ, चाहे 4 घंटे के लिए बैठा हूँ, मैं 4 घंटे के लिए बैठूंगा, बाकी डिबेट में नहीं जाऊंगा, मगर मैं आपके कंफ्यूजन को दूर करूंगा। सुन लीजिए संबित पात्रा जी, जब आप चुनौती वाली बात कह रहे हैं तो मैं सवाल आपसे 2-4 पूछ ही लेता हूं, लेकिन फटाफट जवाब दीजिएगा, बहुत लंबे में नहीं, लच्छेदार भाषा में हम लोग उलझ जाते नहीं तो। जो मैं भी हाँ, वो देखिए, राघव भी पूछना चाह रहे भाषण दूंगा। हैं। अगर सरकार निजी कंपनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण करती है तो उसे 80% प्रभावित परिवारों की सहमति लेनी होती थी पिछले कानून के मुताबिक। इस प्रावधान को क्यों हटाया आप लोगों ने? हाँ, मैं जवाब देता हूं। देखिए, जब 2013 में कांग्रेस ने ये बिल लाया, उसके पश्चात 27 जून 2014 को एक बैठक हुई। नितिन गडकरी जी उस समय मंत्री थे। 32 राज्य हिंदुस्तान के इंक्लूडिंग यूनियन टेरिटरीज ने भाग लिया। तमाम जो कांग्रेस शासित राज्य है, इंक्लूडिंग जो हमारे शासित राज्य हैं, उनमें से हरियाणा इत्यादि सभी राज्यों ने लिख के दिया, अर्थात रेवेन्यू मिनिस्टर और मुख्यमंत्रियों ने, कि आप ये कॉन्सेंट क्लॉज से हमें छुटकारा दिलाइए, इसके बगैर हमारा विकास नहीं हो सकता। आप कहेंगे तो ये मिनट्स भी मैं सुनिए एक सेकंड, कितने राज्यों ने लिख कर दिया? एक सेकेंड, सुनिए ना। केरला, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, जिनमें की देखिए सहमति बनी, इस तरह से तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। 13 में डाला गया। और आप क्या ये शांत हो सकते हैं? तो मैं सच्चाई देश के सामने रखूंगा। अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन। अखिलेश जी, आप इनको शांत करेंगे तो मैं सच्चाई रखूंगा। ये झूठ फैलाने वालों को शांत करिए पहले, मैं फिर रखूंगा। ये बात जो उन्होंने कही, राज्यों की सहमति वाली बात जो कही है, एक मिनट रागिनी, बारी से बात कर लेते हैं। राघव, आपने मुझसे प्रश्न पूछा, मैं पूरा जवाब देना चाहूंगा। बारी से एक मिनट, मैं इसी का जवाब ले लेता हूं। पूरा कर लूं। अच्छा, पूरा अखिलेश जी, मैं पहले उत्तर पूरा नहीं, एक सेकंड, मैं पहले 50 सेकंड्स में उत्तर पूरा करूं। ठीक है, चलिए। उसके पश्चात सरकार ने जो अध्यादेश लेके आई है, सरकार ने उसमें एक वर्ड रखा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट,
कंसेंट खाली नहीं खारिज नहीं किया है। हमने कहा कि आप राज्य सरकार ये इमरजेंसी पावर मांग रहे थे, फेडरलिज्म के अंतर्गत ये पावर हमने आपको दिया, आपको कंसेंट लेना है, अरविंद केजरीवाल जी को कंसेंट लेना है दिल्ली में, आप जरूर लें, आपको हम रोकेंगे नहीं, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। रागिनी जी की सरकार कहीं पर है अगर कांग्रेस की तो वो जरूर ले, हमने उनको रोका नहीं है। आप क्यों नहीं ले रहे हैं? आप झूठी प्रचार क्यों कर रहे हैं? जवाब ले लीजिए। राघव चड्ढा बोलिए, आपसे जवाब ले लीजिए। अखिलेश जी अब सुन लीजिए, आप थोड़ा समय दीजिएगा, समय दीजिएगा। ये संबित भाई ने कई प्रकार की ऐसी बातें करी हैं, संबित भाई ने कई प्रकार की ऐसी बातें करी हैं जो सत्य नहीं है। मैं सारी बातों का खुलासा करना चाहता हूं, एक एक करके सुनिए। पहली बात तो यह है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की इन्होंने जहां तक बात करी, दिल्ली में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, दिल्ली में जो जमीन का मुद्दा है वो जो दिल्ली में जमीन का मुद्दा है वो दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता ही नहीं है। तो दिल्ली की जहां तक सवाल है उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र की सरकार है वही बन जाती है। पहली चीज, जहां तक इन्होंने बात करी मिनट्स ऑफ द मीटिंग की, मैं आपको बता दूं 120 साल के जन आंदोलनों से निकली हुई सहमति, तमाम पार्टियों की निकली हुई सहमति, 2 पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी से निकली हुई सहमति जिसकी अध्यक्ष सुमित्रा महाजन जी जो भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता और इस समय लोकसभा सभा की स्पीकर हैं, उनके अध्यक्षता में जो कानून बनाया गया उस कानून को सर्वसम्मति से पारित करा गया। 1 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने उसको कचड़े में फेंका, किसान विरोधी कानून लाया। क्यों? क्योंकि कुछ राजघरानों का फायदा हो सके। इस कानून को ये लोग पार्लियामेंट में डिबेट भी नहीं करते हैं, ऑर्डिनेंस ले आते हैं। आर्टिकल 123 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऑर्डिनेंस केवल इमरजेंसी सिचुएशन में लाया जाएगा। ये ऑर्डिनेंस ले आते हैं, किसान विरोधी बिल लाते हैं। आज मैं आपको बता दूं, एक चीज और सुन लीजिए, एक चीज और सुन लीजिए, बिल्कुल छोटे में, एक चीज और सुन लीजिए। नहीं, भाई जरूरी है। आज बहुत छोटे में बताऊंगा, बहुत छोटे में बताऊंगा। जो संबित भाई ने बात आप लोगों को नहीं बताई है कि जो इन्होंने डेफिनेशन रिवाइज करी है उस डेफिनेशन के अंतर्गत यदि आज एक उद्योगपति चाहे कि उसके मनोरंजन के लिए गोल्फ कोर्स बने, गोल्फ कोर्स की जमीन भी वो बिना कंसेंट के किसान से ले सकता है, ये कानून बनाया है। आज संबित भाई को कैसा लगेगा यदि उनके फार्म हाउस अगर उनके उसके घर में सरकार घुस जाए और कहे कि जमीन मेरा हो गया, आपके घर में आ जाए और सरकार कहे कि संबित भाई हमारी जमीन हो गई, आपको कैसा लगेगा? चलिए, आप किसान को लूट रहे हैं, आप देश के किसान को मार रहे हैं, जवाब दे दीजिएगा। केवल कुछ उद्योग। ठीक है, राघव हो गई आपकी बात, सब थोड़ा समझिए, धैर्य रखिए, आप बोलने दीजिए। संबित पात्रा जी, रागिनी भी कुछ कहना चाह रही बहुत देर से, उनको भी बोल लेने दीजिए, इकट्ठे आप जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं नीलाभ जी के पास आऊंगा। रागिनी, चलिए ठीक है। देखिए, एक बड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अगर लोकपाल बिल के लिए संसद में सहमति बना सकती है, भूमि अधिग्रहण बिल के लिए 2013 में सभी विपक्षी दलों से, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल थी, सहमति बना सकती है, संवाद स्थापित कर सकती है, तो तत्कालीन सरकार अगर ये समझ भी रही थी कि व्यवहारिकता नहीं है 2013 के संसद द्वारा पारित कानून में, तो क्यों नहीं विपक्षी दलों को बिठाकर पहले सहमति बनाने की कोशिश की? क्यों ऑर्डिनेंस को आपने थोपा? क्यों पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में आपका विश्वास? छोटे में जवाब दीजिए, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क दूंगा, समय नहीं है, हो गया रागिनी। तो मैडम, मतलब माफी चाहूंगा, वक्त नहीं है, जवाब ले लीजिए। लोकसभा का संबित चुनाव पात्रा हुआ, जी, उसमें संबित पात्रा जी 30 सेकंड में जवाब दे दीजिए, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। उसी का पैसा वापस लौटाने के लिए ये कदम लिया जा रहा है। कैसे जवाब दूं, वो तो शांति नहीं हो रही है। बोलिए बोलिए संबित पात्रा जी, बिल्कुल छोटे में रखिएगा सर अपनी बात। देखिए, रागिनी जी ने सहमति की बात कही, आप बताइए, अगर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, हरियाणा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा चिट्ठी लिखते हैं, उनकी बातों को हम मानते हैं और उनको ज्यादा पावर देते हैं, तो इसको सहमति नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? वो अपने मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री नहीं मानते क्या? वो अपनी मुख्यमंत्री की चिट्ठी को तवज्जो नहीं देते क्या? आप बोले तो मैं उसमें लाइन बड़े नहीं है, क्या लिखा था नहीं है, और आज हम क्या विषयांतर हो गए। आप बताएं तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की चिट्ठी पर के जवाब उन्होंने क्या लिखा था, चर्चा करनी पड़ी। लेकिन आखिर में नीलाभ मिश्रा जी से कमेंट चाहूंगा मैं। और नीलाभ मिश्रा जी, जो बात हम शुरू में कर रहे थे, दिल्ली सरकार ने जो आज ऐलान किया है बिजली पानी को लेकर, मेरा सवाल आपसे ये, जो मुफ्त की रेवड़ियां ऐसे अगर बांटी जाएंगी तो क्या ऐसे में देश का विकास हो पाएगा? देखिए, सब्सिडी एक बड़ा जटिल मुद्दा है, वो ऐसा नहीं है। आज दुनिया में कोई किया भी है, कांग्रेस हो बीजेपी हो, कांग्रेस बीजेपी क्या, दुनिया में कोई सरकार आप बता दीजिए जो सब्सिडी नहीं देती हो। तो सब्सिडी कहाँ देते हैं आप, कैसे देते हैं? क्योंकि जनता टैक्स भी इसलिए देती है कि जनता के ऊपर खर्च हो। अब वो खर्च कई तरह से होता है, विकास दर बढ़ाने के लिए भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए भी होता है, और जनता के एक हिस्से को जो वंचित है राहत देने के लिए भी होता है। तो अब उस पर डिबेट है, और ये कीनीज के समय से वो माना जा रहा है कि एक
प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का सिद्धांत भी है, रिसोर्सेज के ट्रांसफर का सिद्धांत भी है, वो सिद्धांत अपनी जगह है। तो इसलिए हम सीधे नहीं कह सकते कि कोई किसी सब्सिडी को उसके गुण दोष के आधार पर निर्णय करना पड़ेगा कि वह सही है या गलत है। हम नहीं कह सकते कि सब्सिडी, क्योंकि आजकल एक परिपाटी चली है कि कुछ लोग यह शोर मचाते हैं कि हर तरह की सब्सिडी गलत है, लेकिन भाजपा शासित राज्य खुद सब्सिडी दे रहे हैं। भाजपा क्या केंद्र सरकार के बजट में सब्सिडी नहीं होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते। कांग्रेस ने भी सब्सिडी दी थी। तमाम विषयों को लेकर सवाल है कई सारे। बहुत बहुत शुक्रिया नीलाभ जी, वक्त नहीं है, मैं बीच में रोक रहा हूं, माफी चाहूंगा। रागिनी, वक्त नहीं है। राघव चड्ढा जी और समित पात्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी News 24 पर खबरें लगातार जारी है।